हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नट्स। तो जेई मेंस 2025 के जनवरी अटेम्प्ट में मोटा मोटा 40 से 45 दिन का समय बच गया जब तक ये वीडियो बाहर आएगा। और लास्ट के 3-4 दिनों को मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो उस समय एंग्जाइटी इतनी पीक पे रहती है, इतना टेंशन वगैरह रहती है कि कोई भी तुम प्लानर वगैरह बना लो, कुछ भी बना लो, उस समय इंप्लीमेंट करना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो अगले 40 दिन की मैं बात करने वाला हूँ, लास्ट के 2-3 दिन को छोड़ देंगे, ठीक है। मोटा मोटा 40 दिन के हिसाब से एक प्लानर तुम्हें मैं देने वाला हूँ। आने वाली वीडियो में कुछ ऐसी बातें मैं तुम्हें बताऊंगा। अगर 40 दिन में ढंग से तुम्हें नेविगेट करना है, एंग्जाइटी को गिवन नहीं करना है, कैसे अपना स्केड्यूल बना के चलना है, वो सब तुम्हारा सॉर्ट हो जाएगा अगर तुमने ये बातें जो है फॉलो कर ली। कुछ जरूरी बातें जो तुम्हें पता होनी चाहिए पेपर से पहले अदर दैन एकेडमिक्स, उसके बारे में बात करेंगे वीडियो में। सबसे पहले अपने स्ट्रेंथ्स को और स्ट्रेंथन करने की क्या इंपॉर्टेंस है, इस समय उस पर बात करेंगे। रिवीजन किस तरीके से करना है उस पर बात करेंगे। मॉक्स में कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी देनी है, वो बहुत अच्छे से मैंने डिस्कस करा, उस सेगमेंट को जरूर देखना है। उसके बाद स्लीप शेड्यूल और क्या शेड्यूल इस समय बन के रहना चाहिए उस पर भी बात करेंगे। और लास्ट में मैं तुम्हें एक टिप देकर जाऊंगा कि नर्वसनेस से कैसे बचा जाए, उस पर लास्ट में तुम्हें बात करके जाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, 40 दिन बचे हैं जेई मेंस में, ठीक है। ये तुम्हें पता है, एक नोन फैक्ट है। इस समय एक अच्छा पेन ले लेता हूँ और थोड़ा सा इसको वो कर लेता हूँ, राइट। तो सबसे पहला जो पॉइंट है मेरा वो ये है कि स्ट्रेंथन योर स्ट्रेंथ्स। जेई मेंस में होता गया, जितना जेई मेंस तुम्हारा सिलेबस का गेम है, जितना जेई तुम्हारा कवरेज का गेम है, उतना ही जेईई तुम्हारा एक्यूरेसी का गेम भी आ जाता है, ठीक है। तो अपने को ये इंश्योर करना है कि बजाय इसके कि अपन 100% सिलेबस करके जा रहे हैं, कोई बात नहीं, अगर हमारा सिलेबस 90% भी कवर्ड है तो क्या हमारे 90% मार्क्स आ रहे हैं। कहने का मतलब ये, आते हुए टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होना चाहिए। जेई मेंस डिमांड्स एक्यूरेसी। अगर तुम्हारा सिलेबस कवरेज 80% भी है, मान के चलो, तो क्या इस समय तुम्हारे मार्क्स में 300 का 80% होता है 240 मार्क्स, क्या तुम्हारे 240 मार्क्स आ रहे हैं। एनालाइज करो कितने मार्क्स तुम्हारे नेगेटिव में जा रहे हैं, कितनी चीजें तुम पढ़ रखा है तुमने, चैप्टर तुम्हारा स्ट्रॉन्ग चैप्टर है बट तुम भूल गए कितना। ये सारी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। जो टॉपिक्स तुम्हारे इस समय स्ट्रॉन्ग है, सपोज तुम्हें काइनेमैटिक्स पसंद है, तुम्हें लॉज ऑफ मोशन पसंद आया था, तुम्हें सीक्वेंस एंड सीरीज पसंद आया था, अपने को ये इंश्योर करना है कि उनके अच्छे से अपन ने प्रैक्टिस कर रखी हो। उन चैप्टर्स को लाइटली लेके नहीं चलेंगे कि ये तो आता है छोड़ दिया, पता चला उसका सवाल जब पेपर में आया तुमसे हुआ ही नहीं। इतने लेवल पे उन चैप्टर्स को प्रिपेयर करो कि इजी, मीडियम, हार्ड, अल्ट्रा हार्ड, किसी भी डिफिकल्टी का उस चैप्टर से अगर सवाल आता है तो अपने +4 कंफर्म हो ही हो। तरीका क्या है, बहुत ज़्यादा उस चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है। क्विकली रिवाइज हो जाएगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग चैप्टर हमेशा क्विकली रिवाइज होता है। और इस चैप्टर की प्रैक्टिस करने के बाद ना, क्योंकि सवाल लाजमी है, तुमसे बेहतर इसके सवाल बनेंगे क्योंकि तुम्हें पसंद है, तो सवाल इसके सॉल्व करने के बाद तुम्हें कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। तो इन चैप्टर्स की जरूर प्रैक्टिस करने लगा। आइडेंटिफाई कर लो कौन से वाले पसंद है, हाई वेटेज हैं तो और बढ़िया, और उनकी फटाफट प्रैक्टिस करो, उन पर अपनी पकड़ बना के रखो, ठीक है। उनको छोड़ना नहीं है। हम लाइटली ले जाते हैं कि कोई बात नहीं, ये तो आता है, चलो अगले पे ध्यान देते हैं, ऐसा नहीं करना है। अपनी स्ट्रेंथ्स को बना के रखना है, उन पर अपने को प्ले करना है, ठीक है। अगली बात, डेली हैबिचुअल रिवीजन। अब रिवीजन जो है वो तुम्हारा डेली का पार्ट बन जाना चाहिए। 11th के टॉपिक जो है उनको पहले टेकअप करो, क्योंकि 11th पढ़े हुए अपने को थोड़ा सा समय हो चुका होता है, तो अपन कम से टच छूट जाता है उन टॉपिक से। तो 11th के टॉपिक्स खासकर जो स्टैंड एलोन चैप्टर्स, जैसे ग्रेविटेशन हो गया, उसका आगे ज्यादा तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में थोड़ा बहुत यूज किया बट अदरवाइज यूज नहीं किया। फ्लूइड्स हो गया, सॉलिड्स हो गया, इस तरीके के चैप्टर्स का रिवीजन उठा लो। और अगर 12वीं के कोई भी तुम्हारे ऐसे चैप्टर है जो हाई वेटेज है, हाई वेटेज टॉपिक्स की अगर लिस्ट चाहिए तो हमने वो भी कंप्लीट वीडियोस बना रखी हैं पीछे चैनल पे, जाकर उसको चेकआउट कर लेना, आई टैब पे डाल देगा। नहीं तो उन चैप्टर्स को अगर तुमने अभी तक नहीं छुआ है तो उनको भी रिवीजन में पहले उठाओ। इसके बाद हर चैप्टर का रिवीजन तो करना ही है। ऑल्सो क्विक रिवीजन, बढ़िया रिवीजन, जैसे कि बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे, प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा टाइम बच जाए, उसका एक बहुत बढ़िया रिसोर्स मैं तुम लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ। रैंचो रिवीजन के रीड रिवाइज रिपीट फ्लैश कार्ड्स। 95% जो तुम्हारा जेई मेंस का सिलेबस है, मैंने अभी पीछे एक्यूरेसी की भी बात करी तो 95% जो तुम्हारा जेई मेंस का सिलेबस है, ऐसे कलरफुल छोटे छोटे फ्लैश कार्ड में तुम्हारा कवर कर दिया गया है। देखो, ये केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम का फ्लैश कार्ड है। अब केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम के तुम्हारे अगर जो नोट्स होंगे वो होंगे अच्छे खासे पोथी एकदम पूरी, क्योंकि बड़ा चैप्टर है। इन्होंने क्या करा है, उसी नोट्स को बहुत कंसाइज, बहुत ही प्यारे तरीके से एकदम मक्खन ऐसे छोटे छोटे फ्लैश कार्ड्स में वो कर दिया है। देखो, यहाँ स्टेट्स ऑफ मैटर का है मेरे पास। इस फ्लैश कार्ड्स की मुझे सबसे बढ़िया चीज लगती है कि ये पैसिव रिवीजन नहीं, कि बैठ के बस तुम पढ़ते गए पता चला 1 घंटा रिवीजन में चला गया। नहीं, एक ही जगह पे तुम्हारे ग्राफ्स भी दिए हुए हैं, एक ही जगह पे तुम्हारी इक्वेशंस भी दिए हुए हैं, एक ही जगह पे तुम्हारे सारे फैक्ट्स भी लिखे हुए हैं। देखो, कंपैरिजन कर रखा है, क्या क्या कैसे कैसे तुम्हारी इक्वेशंस दी हुई है, इक्वेशंस में क्या किस चीज का मतलब है वो दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता रखे हैं। उसके बाद सारे ग्राफ्स वगैरह को एक्सप्लेन करा हुआ है। ये तो मुझे सबसे प्यारी चीज लगती है जो उन्होंने एक ही साथ जो ग्राफ्स, डायग्राम्स भी इसमें तुम्हारे दिए हुए हैं। देखो, डायग्राम्स की इंपॉर्टेंस रहती है, जेईई मेंस डायग्राम सवाल पूछ लेता है, तो एक ही जगह पे ग्राफ्स हो गए, डायग्राम्स हो गए। बुलेट ओरिएंटेड रिवीजन इनका मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। तो ये इससे क्या है कि तुम्हें क्विक रिवीजन मिल जाता है। इससे तुम क्या है, तुमने आज चैप्टर रिवाइज करना है, फटाफट रात को 10 मिनट देख लिया, 10 मिनट के बाद उसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्विंग पे चले गए। 1.5-2 घंटे तुम्हें अब रिवीजन पे नहीं देने पड़ेंगे, जिस कारण मुझे रिसोर्स बहुत ज्यादा पसंद आया। तो मेरे पर्सनल रिकमेंडेशन पे इसको तुम्हें जरूर चेकआउट करना चाहिए एक बार, ठीक है। आगे चलते हैं अपन थर्ड पॉइंट पे। इस समय थर्ड पॉइंट है मॉक्स। मैंने मॉक्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंस मॉक्स की मैं तुमको बार बार कहता हूं कि मॉक्स लगाओ।
नंबरों से मत दिल को जोड़ो, कोई बात नहीं अगर कम नंबर आ रहे हैं, कोई बात नहीं अगर ऐसा है कि नहीं हो रहा, डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। मॉक्स के बेसिस पे तुमको अपना कॉलेज नहीं मिलता है, फाइनल डे जो रिजल्ट आएगा उसके बेसिस पे तुम्हें अपना कॉलेज मिलेगा, मॉक्स के नंबरों से दिल नहीं लगाना है। अभी करंट सिचुएशन के हिसाब से मैंने 2 हिस्सों में बांट दिए हैं बच्चों को, अपने हिसाब अपना पार्ट स्किप करके देख लेना। अगर तुम्हारे करंटली मॉक्स में 150 से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तो तुम्हें क्या करना है तो तुम्हें कोशिश करनी है टाइम बाउंड प्रैक्टिस की, ठीक है। घड़ी लगा के मॉक्स दो, देखो 3 घंटे में इस स्कोर को और कितना तुम ऊपर ले जा सकते हो वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ मिस्टेक्स, एक एक मिस्टेक को बहुत पैनी नजर से आजमाना है, देखना है क्या गलती हो रही है, एक एक नंबर का हिसाब रखना है इस समय, क्योंकि अपन ने एक सेफ स्कोर अचीव कर लिया है, ठीक है। 150 तो सेफ नहीं है, चलो 180 नंबर तक अगर तुम्हारे आ रहे हैं तो अपन ने एक बेस बना लिया है। अब अपन को उसके ऊपर फाइन ट्यूनिंग करके एक 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 मार्क की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और वो कैसे पता चलेगा कि एक 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 मार्क कहाँ जा रहा है। तो मिस्टेक्स को अपनी क्रिटिकली एनालाइज करना है, अपना मोमेंटम नहीं छोड़ना है, ये देख के कि यार मेरे तो नंबर आ रहे हैं बहुत बढ़िया, मैं हो जाऊंगा बहुत ज्यादा खुश और मैंने पढ़ाई छोड़ दी, ठीक है बढ़िया आ रहा है, लाइटली नहीं लेना है, स्ट्रिक्ट अपने साथ बने रहो, मोमेंटम अपना लूज नहीं करना है, ये सोच के कि मेरे तो नंबर आ रहे हैं, मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है, चलो थोड़ी देर इंस्टाग्राम देकर आता हूँ, चलो थोड़ी देर पबजी खेल कर आता हूँ, ऐसा नहीं करना है। अभी अच्छे चल रहे हैं उसको और अच्छा करो, और अच्छा चल रहा है उसको और अच्छा करो, कितना ले जाओगे 270 280 300 भी आ रहे हैं ना तो भी हर मॉक में फिर ट्राई करोगे 300 ही आते रहे, कहने का मतलब ये, ठीक है। तो मोमेंटम अपना लूज नहीं करना है, और तुम्हारी फ्रीक्वेंसी, ये खासकर लास्ट पॉइंट दोनों के बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी रहेगी हर 2-3 दिन में तुम्हें एक मॉक देना है, क्योंकि तुम्हारे नंबर अच्छे आ रहे हैं, तुम्हें बीच में थ्योरी कवर करने की ऐसा जरूरत नहीं है, तो हर 2-3 दिन में एक 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 मॉक देते रहो, ठीक है। अब तो अगर बात कर लेते हैं उन बच्चों की जिनके 150 से कम नंबर आ रहे हैं इस समय मॉक्स में, घबराना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे साथ प्रॉब्लम ये आ रही है कि तुम जो स्टफ तुम्हें आता है, जो तुमने चीज़ें पढ़ी हुई हैं, क्योंकि 150 से कम मतलब बहुत ही कम नंबर है, तुम अभी उस पर ही कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे हो जितना तुमने पढ़ रखा है। तो तुम्हें क्या करना है, पहले रिवीजन करो, चाहे मैंने रैंचो के कार्ड्स बताए वहां से कर सकते हो, अपने शॉर्ट नोट से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रिवीजन करो, रिवीजन के साथ साथ अपना सिलेबस कवरेज पे ध्यान दो, क्योंकि अगर तुम्हारे 100 या इससे कम नंबर आ रहे हैं, चलो 150 तो समझ आया तुमने रिवीजन नहीं करा है, अगर 100 या इससे भी कम आ रहे हैं मतलब अभी तुम्हारे हाई वेटेज टॉपिक्स ही पूरे नहीं है, क्योंकि जेई मेंस के जो कुछ चुनिंदा टॉपिक्स हैं उसी से वो कम से कम 140 160 नंबर का पेपर बना के देता है, वो भी ईजी लेवल का, तो तुम्हारा अभी वही कवर नहीं हो पा रहा है अगर तुम्हारे 150 से कम नंबर आ रहे हैं। तो हाई वेटेज सिलेबस कवरेज पे तुम्हें खासा ध्यान देना है, हाई वेटेज शुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू। इसके अलावा हाँ ये बता दिया मैंने, कवर थ्योरी और हाई वेटेज। क्रीप फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉक्स अभी तुम्हारे लिए कम रहेगी कुछ समय के लिए, क्योंकि तुम्हें बीच बीच में जो मैं कह रहा हूँ कि 5 दिन या 6 दिन के गैप पे तुम पेपर दे रहे होगे, अनलेस यहाँ पे कि 2-3 दिन में दे रहे थे, 6 और 5 दिन के बीच में इसलिए दे रहोगे क्योंकि वहाँ जो बीच में तुम्हें ब्रेक मिल रहा है उसमें तुम्हें अपनी थ्योरी कवर करते जाना है, जितना तुमने आइडेंटिफाई करा, जो अपने वीक टॉपिक्स आइडेंटिफाई करे, जो तुमने लोअर वेटेज के टॉपिक्स हायर वेटेज के टॉपिक्स आइडेंटिफाई करे, वो सारे तुम इन दिनों में कवर करोगे और फिर अगला मॉक दोगे। ऐसे मॉक पे मॉक अगर एट दिस पॉइंट देते गए तो तुम्हारा कुछ नहीं है, स्कोर ऐसे और डिक्लाइन करता चला जाएगा, क्योंकि उसको कवर करने के लिए तुम कुछ कर नहीं पा रहे हो, तो बीच में अपन एफर्ट लेंगे थ्योरी वगैरह को कवर करने का, ठीक है। अगली बात पे चलते हैं, फिक्स योर स्लीप शेड्यूल। देखो होता है स्लीप शेड्यूल, सॉरी स्लिप ऑफ टंग। होता क्या है, अब तुम्हारा पेपर बहुत करीब आ गया है और पेपर का टाइम होता है 9 बजे से 12 बजे तक, और दूसरी शिफ्ट शायद 1 से 4 होती है या 2 से 5 होती है, 2 से 5 होती है आई थिंक। इस टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारे ब्रेन को हैवी एक्टिविटी की आदत हो जाए, तुम्हारे ब्रेन को सुबह जल्दी उठकर तुम्हें पेपर देने जाना पड़ेगा। अगर तुम्हें आदत ही है रोज 10 बजे सो के उठने की, तो जिस दिन पेपर होगा उस दिन 6 बजे सोगे, तो तुम्हें 10 बजे जब पेपर तुम्हारा 6 बजे सो के उठोगे तो 10 AM जब तुम्हारा पेपर चल रहा होगा तब तुम्हें आने लगेगी नींद और स्लीपी फील करने लगोगे, तो पेपर में अच्छा स्कोर नहीं ला पाओगे। इसलिए रोज आदत डाल लो कि एटलीस्ट तुम अगर कोशिश कर रहे हो तो 11 नहीं तो मैक्सिमम 12 बजे तक सो जाओ, और 6 नहीं तो मैक्सिमम सुबह 7 बजे तक तुम उठ ही जाओ, चाहे जो भी हो जाए, ठीक है। इसके अलावा लास्ट बात पे चलते हैं, डोंट गिव इन टू एंग्जाइटी। बहुत सारे बच्चे इस समय ये गलती करेंगे कि लास्ट के 40 दिन बजे भैया पेपर करीब आ गया, हो हल्ला मचा रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत एंग्जाइटी में आ रहे हैं। इट इज़ कम्प्लीटली ओके टू फील नर्वस, इट इज़ कम्प्लीटली ओके टू फील स्केयर्ड अबाउट योर एग्जाम। डर उसी को लगता है, एंग्जाइटी उसी को होती है जिसको अपने एग्जाम को लेके परवाह है। तो कुडोज टू यू अगर तुम्हें नर्वसनेस हो रही है, मतलब यू डू केयर अबाउट द एग्जाम, लेकिन नर्वसनेस इज नॉट द सॉल्यूशन। ये आइडेंटिफाई करो कि नर्वस होके, घबरा के, अपने बारे में ख़राब सोच के, अनफोर्सीन फ्यूचर के बारे में अभी से परेशान होकर तुम्हारा प्रेजेंट में कोई बेहतराव नहीं होने वाला है। इसलिए जितना हो सकता है एक इक्विलिब्रियम ऑफ इमोशंस में रहो, बहुत ज़्यादा खुशी या बहुत ज़्यादा दुख में जाने की कोशिश ना करो, एक मेंटेन करके रखो, अपना डेली स्केड्यूल बना के चलो, अपने स्केड्यूल के हिसाब से रोज़ काम करो। सवाल नहीं बना कोई बात नहीं, आंसर देख लेंगे। बहुत सारे सवाल 7 बन गए, बहुत अच्छी बात है, कुछ ऐसे उड़ने वाली चीज़ नहीं है, और लगाते चले जाओ और प्रैक्टिस करते चले जाओ। एक इमोशंस को इस समय बैलेंस में रखना है। ऑफकोर्स अगर तुम्हें नर्वसनेस हो रही तो अपने आप को बुरा मत महसूस करो, क्योंकि ठीक है, इट्स ओके, होती है, तुम अच्छे बच्चे हो इसलिए हो रही है, बट वही है आइडेंटिफाई करो कि तुम अच्छे बच्चे हो, तो तुम अच्छे बच्चे हो तो तुम पेपर भी निकाल सकते हो, तुम्हारी प्रिपरेशन ठीक है, इसलिए ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। इस समय ज़्यादा एंग्जाइटी और नर्वसनेस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। शांति से पढ़ाई करते रहो, मेडिटेट कर वगैरह करो थोड़ा बहुत, तो और ज़्यादा अच्छी बात है। बाकी हम तुम्हारे साथ बने हुए हैं, कोई भी डाउट्स वगैरह हो तो बिल्कुल तुम हमें कमेंट्स में पिन कर सकते हो।
मुझे तुम सब बच्चों पे बहुत ज़्यादा भरोसा है। अगर तुम्हें अच्छा लगे और मेरी तसल्ली के लिए एक बार कमेंट्स में ज़रूर ड्रॉप करना कि आई विल क्रैक जेईई 2025। बाकी पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। गुड बाय।